औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं साइकेट्री के हवाले से कुछ बातें और डॉक्टरी के हवाले से करना चाहूँगा अपनी सालगिरह के दिन, और ये बताना चाहूँगा कि हम सब एक अच्छे और आम लोगों से, आम डॉक्टरों से मुख्तलिफ डॉक्टर कैसे हो सकते हैं। एक ऐसे डॉक्टर जिनको मरीज़ कबूल करें, जिनसे मरीज़ खुश हों, जो मरीज़ की अच्छे तरीके से मदद कर सकते हो। तो मैं कुछ खुसूसियात बताना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि जो लोग भी ये अभी मेरी सुन रहे हैं वो आखिर तक सुने, चूँकि इनमें मैं सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर की खुसूसियात बताना चाहता हूँ। तो उसमें सबसे एक अहम चीज़ जो है, सबसे पहली चीज़ जो है वो है जेन्युइन होना। आप यकीन रखें कि आप लोग समझते होंगे जब आप डॉक्टर के साथ, डॉक्टर बैठे होते हैं कि आप मरीज़ को के सामने फेक कर सकते हैं। नहीं, आप कभी भी मरीज़ के सामने फेक नहीं कर सकते। बच्चा और मरीज़ जो आपके पास आया है वो आपकी बातों से और उससे ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज से और आपके रवैयों से जो उसने महसूस किया होता है, इस आपके स्टाफ से लेके, फीस से लेके अंदर पहुंचने तक, उसको अंदाज़ा हो चुका होता है कि आप एक जेन्युइन आदमी हैं जो उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहे हैं, हकीकी तौर पे आप उसके साथ ताल्लुक़ पैदा कर रहे हैं, या आप एक जाली बातें कर रहे हैं, वो पहचान जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो एक अच्छे डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट के लिए ज़रूरी है वो है उसका जेन्युइन होना। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो है मरीज़ को रिस्पेक्ट देना। देखिए, हमारे पास मरीज़ हर तरह के आएंगे। ऐसे मरीज़ भी आते हैं जो गालियां देते हैं क्योंकि वो बेचारे बीमार होते हैं। ऐसे मरीज़ भी आते हैं जिनके पास खड़ा होना मुश्किल होता है क्योंकि उन्होंने शायद अपने कपड़ों ही में पेशाब पखाना भी किया हुआ होता है। ऐसे मरीज़ भी आते हैं जिनके मुंह से राल बह रही होती है। ऐसे मरीज़ भी आते हैं जिनके पास से बदबू आ रही होती है। लेकिन हमने हर एक को रिस्पेक्ट देनी है। हमने ऐसे ही समझना है जैसे ये अगर हमारे घर का कोई फ़र्द बैठा होता तो हम क्या करते। हमने उसको एक मरीज़ के तौर पे बेइंतहा रिस्पेक्ट देनी है। हमारे यहाँ आजकल बहुत बुरा रिवाज है कि हम डॉक्टर हज़रात तो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठते हैं और अपने साथ एक छोटा सा स्टूल बिठाया होता है। ये एक पैट्रियार्कियल तरीक़ा है। ये एक हायरार्की करना है, अपने आप को ऊंचे पेडिस्टल पे रखना है। चलें, आप अगर उसके लिए भी अपनी तरह की कुर्सी नहीं रखते तो कम से कम एक ऐसी अच्छी कुर्सी ज़रूर रखें कि वो आपसे बात करते हुए अनकंफर्टेबल ना हो। क्योंकि एक स्टूल होता है जिस पे अगर कोई ऐसी खातून है जो ओबीस है, या कोई मर्द ऐसा है जो ओबीस है, उसके लिए बैठना तक मुश्किल होता है, और इतनी देर तक अगर उसकी कमर में तकलीफ़ है उसके लिए बैठा रहना मुश्किल होता है। आजकल कितने लोग मुआयना करते हैं, और मुआयना आप लोगों का जिस्मानी मुआयना कुर्सी पर भी कर सकते हैं। तो एक तो ये कि मेरे ख्याल में हमें स्टूल का रिवाज ख़त्म करके कुर्सी होनी चाहिए, और दूसरा ये कि हमें उसको जेन्युइनली रिस्पेक्ट देना है मरीज़ को। कोई ऐसी बात नहीं करनी जो उसकी रिस्पेक्ट के अगेंस्ट हो। तीसरी चीज़ है जो बहुत अहम है वो है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये है कि आपने उसके जूतों में जाना है और उसके जूतों में जाके उसकी तमाम चीज़ों का, हालात का, उसके माइंड का, उसके वो क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है, उन सब से वाकिफ़ होना है। क्योंकि अगर आप इससे वाकिफ़ नहीं होंगे तो आप उसका अच्छा इलाज नहीं कर सकते, और वो जब ही वाकिफ़ होंगे जब आप में एम्पैथी होगी, आप उसके साथ उसके माइंड में ट्रैवल कर सकेंगे। तो उसके माइंड में ट्रैवल करें, उसके एहसासात को महसूस करें, और सिर्फ उसी के नहीं, उनके साथ कैरगिवर्स के एहसासात को भी। और हाँ, ये ज़रूर हम कहते हैं कि आप एम्पैथी करने के बाद वो जूते ये ना हो कि पहने ही रखें, क्योंकि अगर आप पहने ही रखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है। जैसे एक नर्स हैं जो एक आईसीयू में काम कर रही है और हर वक्त एम्पैथाइज करे, तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि वो बार बार ग्रीफ रिएक्शन से गुजरेगी, क्योंकि आईसीयू में तो लोगों का इंतकाल भी होगा। तो इसलिए आप एम्पैथी रखें, लेकिन आप शूज़ पहने, लेकिन फिर बाद में जब क्लिनिक से निकलें तो शूज़ उतार भी दें।
तो एम्पैथी के साथ मरीजों को देखना। उसके बाद अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना। कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे अहम है एक्टिव लिसनिंग। आपको पता है हम लोग कितनी देर किसी मरीज की बात सुनते हैं? बाहर के मुल्कों में भी रिसर्च हुई है, उन्होंने देखा है कि मुश्किल से चंद सेकंड सिर्फ बात सुनी जाती है और डॉक्टर इंटरप्ट करना उसको शुरू कर देता है, मरीज को फ़ौरन मदाखलत करना शुरू कर देता है। नहीं, पहले तसल्ली से मरीज़ की बात सुने। बाज़ दफ़ा मरीज़ के लिए जो आपके लिए गैर अहम चीज़ें होती हैं वो मरीज़ के लिए बहुत अहम हो सकती हैं। फिर वो ये समझता है कि आपने उसकी बात नहीं सुनी तो शायद आप तो उसकी बीमारी तक ही नहीं पहुँचे। तो इसलिए मरीज़ की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। मुझे लोग बाज़ दफ़ा तंग भी करते हैं, छेड़ते भी हैं कि मैं बहुत मरीज़ को वक्त देता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि और कहते हैं कि तुम कंसल्टिंग रोल में आ जाओ। देखिए, मरीज़ को ये पहचान लेना कि वो अंदर दाखिल हुआ और आपने एक डिप्रेशन पहचान लिया, ये कोई साइकेट्री नहीं है। आपने फ़ौरन उसको मेडिसिन लिख दी साइकेट्री की, नहीं। आपने उसको जब तक उससे बात नहीं सुनी, उससे आपने एम्पैथाइज नहीं किया। हम लोग बाज़ दफ़ा ख्याल नहीं करते कि एक मरीज़ बाज़ दफ़ा 6,000 से 12,000 रुपये ख़र्च करके कश्मीर के दूर दराज इलाके से आपके पास आया होता है, आप उसको 5 मिनट देने को तैयार नहीं होते। नहीं, आप उसकी पूरी बात सुने। ठीक है, आपने पहचान लिया उदासी है, लेकिन आप उससे पूछे तो सही कि भाई क्या वजूहात हैं, ताकि आप उन असबाब को भी तो देख सकें। मैं इस पर कोई और वीलॉग करूँगा कि हमें डॉक्टर्स को किस तरह मरीज़ को अप्रोच करना चाहिए। ये भी एक ख़ास तरीक़ा है जिस तरह आपको अप्रोच करना चाहिए। तो एक है एक्टिव लिसनिंग या गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना। फिर आपने लिसन करने के बाद मरीज़ को साइको एजुकेट भी करना है, उसकी बीमारी के बारे में भी बताना है, उसकी दवाइयों के बारे में भी बताना है। क्योंकि अगर आप ये बताएंगे तो फिर मरीज़ आपका पार्टनरिंग ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि आपने उसकी बीमारी के बारे में बताया है, उसको पता है कि ये क्या चीज़ है, मेरी बीमारी क्या है, उसका इलाज क्यों ये डॉक्टर साहब मुझे दवाइयाँ दे रहे हैं। तो हमने उसको, इससे उसकी कंप्लायंस या वो बेहतर होगी। तो आपने डॉक्टर होते हुए एक्टिव लिसनिंग भी करनी है और साइको एजुकेट भी करना है और उसको पार्टनरिंग ट्रीटमेंट बनाना है। फिर एक और चीज़ जो करनी है, बायो साइको सोशल मॉडल को फॉलो करना। यानी कि आपने उसकी जिस्मानी तकलीफ़ को भी देखना है, उसकी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनको भी देखना है, उनके माशरती मसाइल को भी देखना है और उसकी रूहानी या स्पिरिचुअल बातों को भी देखना है। ये सब बातें बहुत अहम हो सकती हैं। जैसे एक आदमी है, उसको सिर्फ मिग्रेन की शिकायत है, उसके आधे सर का दर्द होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ सर दर्द की दवा दे देंगे तो काफ़ी नहीं है। ये भी तो जानना ज़रूरी है कि कहीं वो इस सर दर्द की वजह से उदास तो नहीं हो गया है, परेशान तो नहीं हो गया है। तो आपको उसकी साइकोलॉजिकल हालत का भी तो जानना ज़रूरी है। फिर ये जानना तो भी ज़रूरी है कि वो क्या काम करता है। अगर वो रिक्शा चलाता है तो उसके माशरती मसाइल क्या होंगे, अगर वो रिक्शा चला सकेगा या नहीं, आप उसको किस किस्म की दवाइयाँ दे रहे हैं, वो रिक्शा चलाने के काबिल रहेगा या नहीं, उसको इस वक्त पैसों की क्या मसाइल हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत से लोग इन सब बातों का ख्याल नहीं करते, बायो साइको सोशल मॉडल का। और रूहानी तौर पे भी एक ओसीडी का मरीज़ है जिसको अल्लाह के बारे में बहुत से गलत ख्यालात आ रहे हैं या उसको और बहुत सी गलत बातें आ रही हैं जहन में, तो आप उसको जब मजहबी तौर पे समझा देते हैं स्पिरिचुअली कि ये एक बीमारी है, ये कोई गुनाह की बातें नहीं है जिसको आ रही हैं और ये एक बीमारी का हिस्सा है। तो बात यह है कि इलाज में आपने सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं देखना, साइकोलॉजिकल भी देखना है, सोशल इंटरवेंशंस भी देखनी है और साथ में स्पिरिचुअल भी देखना है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को अहमियत देते हैं तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट और एक अच्छे डॉक्टर होंगे। उसके बाद आ जाती है होलिस्टिक केयर। होलिस्टिक केयर का मतलब ये है कि हम लोग बाज़ दफ़ा हमारा लोग मजाक नहीं उड़ा रहे होते, ये कौन है जी, ये आई स्पेशलिस्ट है। किस चीज़ के स्पेशलिस्ट? आई के? नहीं, ये सिर्फ आई के स्पेशलिस्ट है और राइट आई के स्पेशलिस्ट है और ये लेफ्ट आई के स्पेशलिस्ट है, या ये राइट आई के स्पेशलिस्ट है
लेकिन सिर्फ रेटिने का इलाज करते हैं या सिर्फ किसी और चीज़ का आँख से मुतालिक किसी एक चीज़ का इलाज करते हैं, रिफ्रैक्शन का या किसी भी और चीज़ का। देखें, हमने ये बातें गलत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता स्पेशलाइजेशन में ये सब चीज़ें बहुत अहम है। राइट और लेफ्ट आई की बात नहीं, लेकिन बाकी जो आई के हवाले से बातें की है। लेकिन हमें एक होलिस्टिक केयर भी होनी चाहिए, यानी हमें ये पता हो कि अगर एक आदमी को डायबिटीज़ है और उसके साथ उसको डायबिटीज़ है और उसके साथ उसको डिप्रेशन है, तो उसका तरीक़ा इलाज उससे मुख्तलिफ होगा जो सिर्फ एक डायबिटीज़ वाले का और एक हाइपरटेंशन वाले का होगा। तो हमें होलिस्टिक केयर करनी है, हमने उसकी तमाम बीमारियों को जानना है और ये नहीं करना कि हम उसकी सिर्फ एक बीमारी को देखें। जब हम होलिस्टिक देखते हैं तो फिर हम ये भी उससे पूछते हैं, अच्छा आप हाइपरटेंशन की दवाइयाँ खा रहे हैं तो कौन कौन सी खा रहे हैं, मुझे एक नज़र दिखा दीजिए। तो इस तरह करके आप ये भी देखते हैं कि इसको मैं कौन सी दवाई दे सकता हूँ जो हाइपरटेंशन नहीं बढ़ाएगी। आप ये भी देख सकते हैं कि डायबिटीज़ नहीं बढ़ाएगी। आप ये भी देखते हैं कि इसके अंदर हमें किन किन चीज़ों में एहतियात करनी है। अगर ये खातून प्रेग्नेंट हैं या रिप्रोडक्टिव एज में तो कौन सी दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते वगैरह। हम बहुत सी चीज़ों का ख्याल करते हैं और आप उसको एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट बना के देंगे। तो ये इंडिविजुअल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है और ये एक हिस्सा है होलिस्टिक केयर की वजह से आप एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट बना रहे होते हैं। उसके अलावा आपने मरीज को एक इंसान समझना है, एक बीमारी नहीं समझना। आपने देखो अगर बहुत दफ़ा वार्ड राउंड हो रहा होता है तो क्या हो रहा होता है, ये कौन है, ये शुगर का मरीज़ है, ये ब्लड प्रेशर का है, ये कैंसर का है। हम मरीज को एक इंसान के तौर पे नहीं ले रहे होते, एक बीमारी के तौर पे ना ले रहे। हम सब इंसान हैं और हमें बीमारियां हो जाती हैं, हम बीमारी नहीं है। तो बात यह है कि हमें एक इंसान के तौर पे होना चाहिए कि जिसमें हम समझें कि एक इंसान है, इसको डायबिटीज़ भी है, इसको हाइपरटेंशन भी है, इसके ऊपर बहुत प्रेशर्स हैं, इसको रोज़गार भी कमाना है, इसके भाई की टांग की एम्पुटेशन हुई थी डायबिटीज़ की वजह से, ये बहुत सदमे में, ये बहुत परेशान भी है इस वजह से कि पता चला इसको भी डायबिटीज़ है। तो हमने एक आदमी को पूरे सब चीज़ें उसकी देखनी है कि उसको क्या क्या है, और वो अकेला आदमी नहीं है, उसकी एक फैमिली है, वो एक जगह काम भी करता है, वो घर भी चला रहा है। तो हमने उसको एक इंसान के तौर पे लेना है, उसके घर वालों को भी उसके इलाज का हिस्सा समझना है कि हमें उनको भी कुछ बातें शायद बतानी हो। तो हमने इंडिविजुअल को, उसकी फैमिली को, हमने अच्छे तरीके से केयर गिवर्स को भी अच्छी केयर प्रोवाइड करनी है और एक इंसान को कुछ बीमारियां हैं उनका इलाज करना है, हमने बीमारियों का इलाज नहीं करना है। आखिर में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि इन सब के साथ साथ जो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, या जिसको स्टीफन कोवी ने कहा था शार्पन योर सॉ। यानी हमने अपने आप को जदीद तरीक़ा इलाज से जो नई नई मालूमात आती हैं, जो हमारी चेंजेस आते हैं हमारे मेडिसिन में, उन सब के साथ अब्रेस्ट रहना। उनके साथ हमें पता होना चाहिए कि अब क्या नई तब्दीलियाँ आई हैं, ताकि हर वक्त हम एक कटिंग एज पे रहें। हमें पता हो कि एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट आजकल क्या क्या चल रहे हैं और हमने कौन सी गाइडलाइंस चल रही हैं और हमने किस तरीके से इलाज करना है। और एक और बात आखिर में कहूँगा कि इन सब के बाद जो एक चीज़ आप में ज़रूर होना चाहिए वो है कंपैशन। डॉक्टरी को डिवाइन कॉलिंग नहीं तो एक प्रोफेशनली विद एथिक्स समझ लें, लेकिन असल में एक डिवाइन कॉलिंग ही है। आप चूज़न आदमी है जिनको अल्लाह ने चूज़ किया। तो मैं ये कहूँगा कि आप में कंपैशन होना चाहिए। जब हम कंपैशन का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है सिर्फ एम्पैथी नहीं होती, बल्कि हम कुछ अमली इक़दामात भी उस मरीज़ के लिए करते हैं। तो हमें मरीज़ों के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहना है, हमने उनका ख्याल करना है। अल्लाह करे ये पैगाम आप तक पहुँचे। मुझसे भी बहुत सी कोताहियाँ हुई होंगी। मैं उन तमाम मरीज़ों से जिनमें मैंने ये इस बातों में कोताही की जो मैं आज कर रहा हूँ, मैं उन सबसे माफ़ी का ख्वास्तकार हूँ, माज़रत ख़्वाह हूँ। जो मुझसे कोताहियाँ हुई होंगी तो आप मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि हम सब इंसान हैं। वी कैन प्ले और रोल एज अ प्रोफेशनल, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, बट वी कैन नॉट प्ले गॉड। जो तो अल्लाह ताला ही है जो सेहतयाब, ये शिफा देने वाला है।
शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह सारी बातें सुनने का। अल्लाह आप सबको और मुझे भी उस पर तौफ़ीक़ दे के हम अमल करें।